अस्पताल बनाइए, नर्सिंग स्टाफ रखिए, फार्मा के स्टाफ रखिए और 10 तरह के कर्मचारी रखिए, एम्बुलेंस के परमानेंट स्टाफ रखिए और उन्हें एक तरह से अच्छी नौकरी दीजिए ताकि वो खर्च कर सकें। और जब आप खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी। लेकिन चूंकि इतना विश्वास हो गया है आईटी सेल, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में, शायद वो विश्वास सही भी हो कि नौजवान कुछ भी हो जाए इस सांप्रदायिकता से पीछे नहीं हटने वाला है। मुझे कई जगह से रिपोर्ट मिलती है कि इतना जुनून हो गया है उनमें इस चीज को लेकर कि वो कोई और चीज नहीं देखना चाहते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो व्यापक नुकसान हो रहा है उसे आपको समझना है। आपको याद होगा कि 2019 में संतोष गंगवार जो श्रम मंत्री थे, उन्होंने कहा काम तो बहुत है मगर योग्य लोग नहीं है। ये इन बात का मजाक उड़ाएगा, जबकि इसे गंभीरता से पकड़ने की जरूरत है। योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में किसी लायक पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ परीक्षा होकर 6-6 साल में लोग बीए कर रहे थे, अब जाकर उसे 3 या 4 साल में किया गया है। लंगट सिंह कॉलेज में भी लोग 18 महीने 2000 के लेट से 2-2 साल के लेट से बीए कर रहे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का हाल है। तो नौजवानों को बर्बाद किया गया। इससे पहले ये क्यों बार बार सांप्रदायिक तूफान आपके सामने खड़ा किया जाता है? क्यों नेता मजहबी तेवर में आक्रामक होकर बोल रहे हैं जैसे कोई धर्म पर खतरा आ गया है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि नौजवानों का ध्यान जरा भी इससे हटकर, धार्मिकता से हटकर रोजगार पर जाएगा, फिर सबकी पोल खुल जाएगी, फिर वो इस भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। थोड़े समय के लिए लोगों ने 17 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था तो नौजवानों ने खूब थाली बजाई, लाखों नौजवानों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब भी चुनाव आएगा इस तरह की चीजें में नौजवान उसमें भटक जाएगा। आप भटकते रहिए। 6 साल गुजर गए हैं और ये बेरोजगारी उसके 1-2 साल पहले से शुरू हुई थी। अब भी अगर इस बात को अगर आप सभी व्यापक संदर्भों में आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। ऐसे भी अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी है, हम पिछले दशक की जो भी कमाई थी वो तो गंवा ही चुके हैं। अब आने वाला जो दशक है वो भी गंवाने जा रहे हैं। तो एक तरह से आप बेरोजगारी में जीते हुए, 2 तरह की बेरोजगारी आप समझिए कि आपको नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिली है तो इतनी ही सैलरी मिल रही है कि आप मामूली जीवन स्तर जी सकते हैं। तो बेरोजगारी में जीते हुए आप बुढ़ापे की तरफ प्रवेश करेंगे। और अगर ये किताब संतोष मेहरोत्रा की किताब, अगर अर्थशास्त्री लोग हैं इन्होंने लिखी है, अगर इनकी बात सही है तो 2040 के बाद हम सबका बुढ़ापा बहुत खराब गुजरने वाला है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बकवास, ये ट्रोल कराना, आईटी सेल, अफवाह फैलाना, ये काम नहीं आएगा। तो आप सबको देखना होगा कि जो आप जवान होते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं, 10th पास करते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छे कॉलेज में जाएंगे। आपके जिले में कॉलेज नहीं है, सारा नौजवान बिहार का कोचिंग सेंटर में पड़ा हुआ है, सारा नौजवान वहां बैठा हुआ है। वो फीस भी दे रहा है वहां बीए का सर्टिफिकेट देने के लिए, और वो फीस कोई कम फीस नहीं है, बहुत ज्यादा फीस है। इस तालाबंदी में तो कई जगहों पर फीस बढ़ा दी गई, लेकिन वो असली पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है जहां मशीनी पढ़ाई हो रही है। तो हो क्या रहा है कि आपकी नीयत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे नौजवान हैं, आप घंटों पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है उस तरह से, तो आप डिग्री लेकर पास हो रहे हैं और आप में वो ज्ञान की बात नहीं आ रही, नॉलेज नहीं आ रही है जिससे आपका दायरा बड़ा हो और आप काबिल हो और आप ज्यादा कमाने लायक बने और ज्यादा लोगों को काम देने लायक बने। ये एक प्रोजेक्ट चला है कि भारत के युवाओं को अब चूंकि वो नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें इस तरह से फंसा कर रखो। और वो सही भी है, जिस तरह से आईटी सेल के बहकावे में लोग ट्रोल करने लगते हैं। तो आप समझिए, अभी सरकार कहती है कि कमजोर रूप से आर्थिक तबके को आरक्षण दे दिया गया। जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण मिलेगा कहां? यह बताइए ना कि आपने इतनी नौकरी दी और आपके कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को आरक्षण देने से इतने लोगों को नौकरी मिला जो पहले कम। तो आपको अपने प्रचार में जब कुछ झूठ बोलना होता है तो 100 तरह के डेटा आ जाते हैं। जब नौजवानों को सही बात बतानी होती तो आपके पास डेटा नहीं होता है। इसीलिए जो रोजगार का डेटा था वो खत्म कर दिया गया। आज कोई सरकार की तरफ से रोजगार का डेटा नहीं आता है।
जो नेशनल सैंपल सर्वे से आने वाला था वो डेटा नहीं आया। वो आया भी तो कई महीनों के देरी से आया और उसको इस तरह से गड़मट कर दिया गया कि वो बात ही उस पर चर्चा नहीं हुई। अब जो डेटा आता है वो CMI से आता है और उसके डेटा के हिसाब से तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। इस किताब के हिसाब से तो 2018 में ही 17-18 में ही बेरोजगारी दर 17% है। अब आप अपने आसपास के नौजवानों को गर्दन मोड़ कर देखिए, इधर उधर ताक कर देखिए तो पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। हमें इस तरह की स्थिति में क्यों लाया गया, यह आपको तय करना है। इसलिए नौकरी का सवाल सिर्फ सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं है, इसका सवाल आपके एजुकेशन से भी जुड़ता है, आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ता है। जब बीमा नहीं होगा और 90% लोग कम वेतन पर काम करेंगे, क्या आपको पता है तो उनकी क्या हालत होगी? एक इलाज में वो वापस गरीब बन जाते हैं। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती है? आज सरकारों का जो बजट है वो 2-2 लाख करोड़ का है। नीतीश कुमार कहते हैं 2 लाख करोड़ का हो गया। नीतीश कुमार बताएं तो कि किस वजह से 2 लाख करोड़ का हुआ। इंडस्ट्री तो आई नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई तो 2 लाख करोड़ का बजट कैसे हुआ, वो नहीं बताते हैं। केंद्र से ज्यादा हिस्सा मिलता है। उस 2 लाख करोड़ में से स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर ये लोग खर्च नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप बेरोजगार होते हैं और आप लायक बनकर नहीं निकलते। आप गफलत में रहते हैं कि आप BA पढ़ रहे हैं। अगर आपको, हम सब उसी सिस्टम से आए हुए लोग हैं। 2-4 अच्छे शिक्षक मिले, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप सबको, मेरा तो गणित भी कमजोर है और अंग्रेजी भी कमजोर है, मगर आप में से बहुत लोगों का गणित अच्छा है, अंग्रेजी भी ठीक ही होगी। लेकिन चूंकि अच्छे शिक्षक नहीं मिले, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आपका 10-10 घंटा पढ़ना बेकार हो गया। और अब तो उस पढ़ाई की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो रही है। इसलिए आपकी जिंदगी के साथ जो धोखा हो रहा है वो समझिए। नौकरी के मसले को ज्यादा व्यापक तरीके से देखिए कि कोई सरकार स्वास्थ्य, जिससे आपका परिवार गरीब ना हो, और शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर क्या निवेश कर रही है, किस तरह का निवेश कर रही है। आजकल अस्पताल बनाने का ऐलान हो जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं लेकिन विभाग चालू नहीं होते, क्योंकि वो दिख जाता है कि यहां पर अस्पताल बना है। आप इतने साल से सब्र करते आ रहे हैं तो 10 साल बाद एक बिल्डिंग देखकर और 10 साल सब्र कर लेते हैं। तब तक उस 20 साल में आप या आपके परिवार के कितने लोग मामूली बीमारी के कारण करीब हो जाते हैं। नौजवानों से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कॉलेज में पहुंच रहे थे, राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, साफा बांधकर घूम रहे थे, तब क्या आपने नहीं देखा कि बिहार के 18 जिलों में ICU नहीं है, सहरसा सुपौल में ICU नहीं है, नालंदा जिला में बिस्तर अस्पताल के खरीदे गए हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के ICU खरीदे गए हैं, वो चालू नहीं है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? सारी एम्बुलेंस पटना की तरफ भाग रही है और मरीज लूटे जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। अब इसमें जो भी नौकरी देने लायक सुधार आएगा उसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। जिनकी सैलरियां गई हैं वही वापस आ जाए तो गनीमत है। जो लोग CBSE के स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे, क्या इस वक्त में चर्चा इन बातों पर नहीं होनी चाहिए थी? यह इसलिए नहीं हो रही है कि मान लिया गया है कि नौजवान जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ही जो सोचेगा तो सोचेगा। और यह मसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इसलिए आपको रोजगार के सवाल को बिहार से भी आगे बड़े स्तर पर देखने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी और जवानी के हिसाब से देखिए। आपकी उम्र बीत रही है, अगर नौकरी मिलने में 4 साल की देरी हो गई तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप बेरोजगार रहते हुए बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे। असंगठित क्षेत्र में लोग 10,000, ज्यादातर लोग 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए कि वो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा है, 10,000 रुपए में क्या होगा? खेती का हाल देख लीजिए, खेती में कितनी गिरावट है। 4% तक हम पहुंचे थे, कई दशक तक 2 या 1.5% तक तरक्की होती थी, वृद्धि दर थी खेती में। अब और गिर गया है और खेती पर ज्यादा लोग पहुंच गए हैं जहां पर मजदूरी कम है, किसान को अनाज नहीं मिल रहा है। इसलिए यह भयावह समस्या हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है। आपको समझना होगा, आप खुले दिमाग से सोचिए। आप देखिए कि आपके जिले में स्कूल कॉलेज क्यों बर्बाद किए गए,
क्यों आपको कर्ज लेकर दिल्ली तक आना पड़ता है एक सामान्य बीए की पढ़ाई के लिए, जबकि बहुत से योग्य शिक्षक बाहर के देशों से भी पढ़ाई कर यहां बैठे हुए हैं और एडहॉक पढ़ाते हैं, उन्हें पक्की नौकरी नहीं दी जाती है। अगर दी गई होती तो वो नौजवान जो बाहर के सिस्टम को देख समझ कर आए थे, आपकी जिंदगी को बदलने में जान लगा देते। कुछ खराब भी होते मगर ज्यादातर अच्छे भी निकलते। ये एक सिस्टम आपने नहीं बनाया, तो अब आप वहां से खराब छात्र के रूप में निकलेंगे तो आपको एक मामूली तैयारी में 3 से 4 साल लग जाता है और उसका रिजल्ट आने में 4 साल लग जाता है। अब बताइए, पीयूष गोयल ने 2017 में कहा था कि रेलवे एक साल में 10 लाख नौकरियां दे सकती है उसके इकोसिस्टम में, और हिसाब बताया था कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तो होता ही है, 1 लाख करोड़ का, उसका 30,000 करोड़ जो उसका सैलरी खर्च है, तो अगर 3 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे तो जो भी महीने के हिसाब से बनता है उसके हिसाब से होगा। लेकिन नहीं दिया उन्होंने। जो 2018 फरवरी में जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसियां निकाली गई थी, उन्हें क्या जिद है, इतना तो ही नौकरी मिलेगी, तो ही आपकी तरक्की होगी। सिर्फ आईटीआई करेंगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी, बहुत कम लोगों की तरक्की होगी। तो वो चाहते नहीं कि जीवन में आप आगे बढ़ें। यह है रोजगार का मुद्दा।